नमस्कार, मैं चितवन सिंह लाई हूँ आपके लिए देश की 10 बड़ी ताजा खबरें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वक्फ आंदोलन की आड़ में आतंकी हमला, हिंदू समुदाय निशाने पर। मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हालिया हिंसा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इस हिंसा में बांग्लादेशी आतंकी संगठनों का हाथ था। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अचानक उग्र हो गया और हिंसा का रूप ले लिया। इस दौरान हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और जानलेवा हमले हुए। सूती, धुलियान और जंगीपुर जैसे इलाकों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल भी हुए हैं, जिसके बाद दर्जनों परिवारों ने इलाका छोड़ना शुरू कर दिया। अब खुफिया सूत्रों ने खुलासा किया है कि इस हिंसा में बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसरुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी के सदस्य शामिल थे। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन आतंकियों को कुछ स्थानीय राजनीतिक नेताओं का सहयोग भी मिला है। जेएमबी पहले भी लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस जैसे संगठनों से जुड़ाव रखने और सैकड़ों बम धमाकों में शामिल होने के कारण कुख्यात रहा है। 2005 में इसे बांग्लादेश में प्रतिबंधित कर दिया गया था और भारत में भी इसके सभी संस्करण प्रतिबंधित हैं। वहीं एबीटी ने 2013 से 2015 के बीच कई नास्तिक ब्लॉगरों की हत्या की थी और इसके कई सदस्य भारत में भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गृह मंत्रालय ने मुर्शिदाबाद की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ और राज्य पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए हैं और भारत बांग्लादेश सीमा पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। प्रशासन के अनुसार स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है। 2000 करोड़ की हेराल्ड साजिश, सोनिया राहुल पर ईडी का वार। 16 अप्रैल 2025 को नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों के कथित हड़पने से जुड़ा है, जो एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड की थी। ईडी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजीएल को 90 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया था, जिसके बाद से यंग इंडियन नाम की कंपनी को बेहद कम कीमत में सिर्फ 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया। सोनिया और राहुल गांधी इस कंपनी में 38% के हिस्सेदार हैं और बाकी शेयर उनकी नजदीकी नेताओं के नाम पे थे और बाकी शेयर उनके नजदीकी नेताओं के नाम पर थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यंग इंडियन को गैर लाभकारी संस्था के तौर पर रजिस्टर कराया गया था, लेकिन उसने कोई भी समाज सेवी काम किया ही नहीं। एजेंसी ने दावा किया है कि इस सौदे से टैक्स चोरी पर करीब 414 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। चार्जशीट में अन्य आरोपियों में कांग्रेस नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और डोटेक मर्चेंडाइज कंपनी के लोग शामिल थे। कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल तय की है। ये केस 2014 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर शुरू हुआ था। ईडी ने मामले में 7 साल तक की सजा की मांग की है। हाजीपुर में डॉक्टर ने रिश्वत लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया फेरबदल। बिहार के हाजीपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर ने पैसे लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदल दी। मृतक की असली वजह हत्या बताई जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट में उसे हार्ट अटैक बता दिया गया। ये दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर ने जानबूझकर सच्चाई छिपाई ताकि आरोपी बच सके। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी सिस्टम में बैठे कुछ लोग अपराधियों को बचाने के लिए सच दबा रहे हैं। इस घटना ने मेडिकल जांच की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मोटी रकम लेकर हत्या को बीमारी बना दिया और अब वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अगर अपराध साबित होते हैं तो वो न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि समाज के भरोसे के साथ भी धोखा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्कूलों पर बड़ा ऐलान, फीस गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई। दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अब सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि जो स्कूल गैर कानूनी तरीके से फीस वसूल रहे हैं, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। हाल ही में कई अभिभावकों ने शिकायत की थी कि स्कूल बार बार यूनिफॉर्म, किताबें और फीस बढ़ा रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास और गरीब परिवारों पर भारी बोझ पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत जांच हो, यदि स्कूल दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए। इस फैसले से हजारों अभिभावकों को राहत की उम्मीद है और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया नया डैशबोर्ड। अब इलाज से पहले मिलेगी सभी जानकारी।
दिल्ली के एम्स अस्पताल ने एक नया डिजिटल डैशबोर्ड शुरू कर दिया है जो मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में बेड, ऑपरेशन थिएटर, आपातकालीन सेवाएं और वार्ड की स्थिति के बारे में रियल टाइम जानकारी देगा। अब किसी भी मरीज को भटकने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सारी जानकारी मोबाइल पर, कंप्यूटर पर आसानी से मिल सकेगी। ये डैशबोर्ड खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगा जो दूर दराज से इलाज के लिए एम्स आते हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे न सिर्फ मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि मेडिकल स्टाफ को भी इलाज की प्लानिंग करने में आसानी होगी। इसे हेल्थ केयर सेक्टर में डिजिटल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम वेतन, श्रमिकों के लिए राहत की खबर। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में बढ़ोतरी कर दी है जिससे लाखों कामगारों को राहत मिलेगी। अब बिना कौशल वाले श्रमिकों को 18,066 रुपए, अर्ध कुशल श्रमिकों को 19,929 रुपए और कुशल श्रमिकों को 21,917 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम महंगाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि मजदूर वर्ग की जीवन शैली में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री और श्रम विभाग का मानना है कि ये देश को सबसे ऊंची न्यूनतम वेतन दरों में से एक होगा और इससे न सिर्फ कामगारों को फायदा होगा बल्कि श्रम सम्मान की दिशा में भी एक अहम फैसला है। इससे श्रमिकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ काम कर सकेंगे। शिकोपुर जमीन घोटाला, वाड्रा से पूछताछ, गांधी परिवार पर फिर नजरें। दिल्ली में एक बार फिर शिकोपुर जमीन घोटाले को लेकर हलचल तेज हो गई है। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को दूसरी बार पूछताछ की। ये मामला हरियाणा के गुरुग्राम जिले के शिकोपुर गांव में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। आरोप है कि वाड्रा ने यहां की कृषि जमीन बेहद कम कीमत पर खरीदी और बाद में उसे महंगे दामों पर बेच दिया जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ। ये लेन देन में गड़बड़ियों की आशंका है और इसी सिलसिले में ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। रॉबर्ट वाड्रा मंगलवार को खुद ईडी के ऑफिस पहुंचे और उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां मौजूद रहीं जो वेटिंग रूम में बैठी रहीं। ये उनकी पत्नी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता होने के नाते एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था। रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आज हम इसे झेल रहे हैं, समय बदलेगा। उनका ये बयान सत्ता के दुरुपयोग का इशारा करता है और ये बात कांग्रेस पार्टी भी लगातार दोहरा रही है। बताया जा रहा है कि ये जमीन सौदा वर्ष 2008 से 2009 के बीच हुआ था और इसके बाद कई बार फिर से ये मामला जांच एजेंसियों के सामने आया है। ईडी का आरोप है कि इस लेन देन में मनी लॉन्ड्रिंग हुए यानी अवैध तरीके से पैसों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि अभी तक रॉबर्ट वाड्रा को किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है लेकिन जांच जारी है। कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। उनका कहना है कि जब भी चुनाव या किसी बड़े राजनीतिक मौके पर विपक्ष सरकार को घेरता है तब ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए किया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब भी नजरें हैं, क्या ईडी के पास ऐसे सबूत हैं जो आगे मुकदमा बना पाएंगे या फिर ये मामला भी राजनीतिक की भेंट पर चढ़ जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर यूजर चार्ज की में भारी वृद्धि, यात्रियों की जेब पर पड़ेगा असर। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से यात्री सेवा शुल्क यूडीएफ में भारी वृद्धि लागू हो गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के इकोनॉमी क्लास यात्रियों को 810 रुपए और बिजनेस क्लास यात्रियों को 1620 रुपए का शुल्क देना होगा जो पहले 77 रुपए था। ये वृद्धि एयरपोर्ट के विस्तार और उन्नयन के आवश्यक पूंजी जुटाने के उद्देश्य से की गई है। इससे पहले डोमेस्टिक यात्रियों के लिए भी व्यस्त घंटों में शुल्क में वृद्धि की योजना थी लेकिन अब ये वृद्धि केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर लागू होगी। इस वृद्धि से यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा क्योंकि एयरलाइंस कंपनियां इस अतिरिक्त शुल्क को टिकट कीमतों में जोड़ सकती है। हालांकि एयरपोर्ट प्राधिकरण का कहना है कि ये कदम एयरपोर्ट की सुविधाओं को बेहतर बनाने और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए उठाया गया है। नए शुल्क 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेंगे यदि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी AERA द्वारा अनुमोदित होते हैं। सरकारी जमीन पर दरगाह हटाने पहुंचे अधिकारी बने भीड़ का निशाना। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक बड़ी घटना सामने आई जहां नगर निगम की टीम सरकारी जमीन पर बने एक अनधिकृत दरगाह को हटाने पहुंची तो भारी विरोध हुआ और टीम पर पथराव किया गया। इस हिंसक झड़प में 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज का सहारा लिया। मौके से 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। भाजपा विधायक देवयानी फराडे ने इसे सुनियोजित अतिक्रमण बताते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मेदांता में एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न का आरोप, अस्पताल ने कहा जांच में देंगे पूरा साथ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 46 वर्षीय एक एयर होस्टेस ने कथित तौर पर अस्पताल के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार ये घटना इलाज के दौरान हुई, जब यह अस्पताल में भर्ती थी। शिकायत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इससे पूरे घटनाक्रम पर मेदांता अस्पताल ने अब अपना आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें इस शिकायत की जानकारी मिल चुकी है और वे जांच में संबंधित अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं। अस्पताल का कहना है कि इस समय तक किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जिस अवधि की बात हो रही है, इस दौरान का पूरा सीसीटीवी फुटेज और जरूरी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए गए हैं, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। ये मामला न केवल अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि मेडिकल संस्थानों में महिला की सुरक्षा को लेकर भी चिंता का विषय बन गया है। पीड़िता की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। पुलिस और प्रशासन दोनों इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द सच्चाई सामने आ सकेगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़। हमारे साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।